हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का समझ लिया, खत्म कर दिया, हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, उसमें भी इसके ग्लिम्सेस थे एंड ऑलमोस्ट 11th में चीजें सेम ही थी। बस कुछ और टॉपिक्स, सॉरी 12th में कुछ और टॉपिक्स एडेड थे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जो हमने समझ के खत्म कर लिए। ठीक है जी। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो इफ यू लुक इनटू योर एनसीईआरटी, इट्स गिवन अंडर इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन ओनली, बिकॉज यहाँ पर हम और प्रूफ समझेंगे मेंडल के साथ साथ। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 64 65 रेफर कीजिए, वहां पे ये सब कुछ डिटेल में गिवन है। और मैंने मेक श्योर किया है कि मैं एक एक लाइन उठा के एक्सप्लेन करूं, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एनसीईआरटी इज सेइंग अबाउट द सेम। ठीक है जी, लेट्स बिगिन। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो मेंडल ने इनहेरिटेंस का ये जो अपने सारे जितना भी एक्सपेरिमेंट किया था, ये 1865 में किया था, तक उसने खत्म कर लिया था सब। ठीक है, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन 1900 तक उसका वर्क पब्लिश होने के बावजूद भी रिकॉग्निशन में नहीं आया था। मतलब उसने एक्सपेरिमेंट्स फिनिश करके पब्लिश कर उसमें डाल दिया, दुनिया को बता दिया कि मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन किसी ने उसके एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया until 1900। and to your astonishment, let me tell you, he even did not live anymore till 1900। तो बेसिकली उसके मरने के बाद उसका काम रिकॉग्नाइज हुआ था। ओके, firstly communication was not easy as it is now in those days, and his work could not be widely publicized। तो हर बंदे तक वो वर्क नहीं पहुंच पाया। he was localized to a very small area, जहां से दूर जगह कम्युनिकेशन करने का तब इतना सोर्स नहीं था। सो उसका वर्क वाइडली पब्लिश, वाइडली पब्लिसाइज्ड, वाइडली एडवर्टाइज नहीं हो पाया कि ऐसा कहीं किसी ने कुछ रिसर्च किया है। तो आधी दुनिया को तो उसके बारे में पता भी नहीं था। करेक्ट। ये रीजंस आते हैं यार, पूछा जाता है दैट व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1900। आप सीबीएसई में वो लिखेंगे बोर्ड का एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स, जो उसने बोला था कि मेरे जो ट्रेट्स हैं उनको तो उसने फैक्टर्स का नाम दिया ना, डिस्क्रीट यूनिट्स। इन मेंडल्स वर्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स व्हिच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर was not accepted by his contemporaries। तो क्या है, वो ये सब चीजें सही रहा था, लेकिन उसने क्या वर्ड यूज किया था, फैक्टर। तो बाकी सब लोगों को ये वर्क नहीं समझ में आ रहा था कि यार फैक्टर क्या होता है। What is factor? Factor is a mathematical word we use there. Why is he using this in biology? और ऐसा कुछ human body में कैसे exist कर सकता है? तो तब people were, not into that state to take his experiments as the correct one। तो वो उस factors को भी मान नहीं रहे थे। ठीक है, जिसको मेंडल ने, जबकि मेंडल फैक्टर्स किसे कह रहा था, जीन्स को कह रहा था, लेकिन तब तक जीन्स नाम का वर्ड भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। दैट वाज द प्रॉब्लम। विच डिड नॉट ब्लेंड, है ना, कैसे एक्सप्रेस होते, ये सब उसने बताया, बट किसी ने उसकी बात मानी नहीं। एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपैरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, उसने ये भी बताया कि ये जो जीन्स है ये कैसे अपना इनहेरिट होती हैं आगे आगे, इसीलिए वेरिएशन आता है नेचर में, क्योंकि ऐसे पेयर करती हैं, बट नोबडी अंडरस्टूड। करेक्ट। एंड फॉर एनीबडी हु डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ वेरिएशन मीन्स चेंजेस। हर न्यू जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, पुराने के विद रिस्पेक्ट, उसे वेरिएशंस बोला जाता है। थर्डली मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, जो उसने मैथमेटिक्स यूज किया अपने बायोलॉजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कंप्लीटली न्यू था एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। मतलब वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि तुमने मैथ्स कैसे डाल दी बायो में। ठीक है जी। Finally, though Mendel's work suggested that factors or genes were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of those factors, or for that sake, what were they made up of। तो वो दिखा नहीं पाया उनको, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, उस टाइम किसी भी चीज की एडवांसमेंट नहीं थी। तो उन लोगों ने बोला कि आप प्रूफ दो कि ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ थोड़ी था, उसके पास तो बस मैथमेटिकल एनालिसिस थी, वो दिखा तो सकता ही नहीं था उस चीज को। तो इसीलिए भी किसी ने उसकी बात को सीरियसली लिया नहीं। But in 1900, three scientists, Bryce, Correns and Shermark, ये लोग आए एंड इंडिपेंडेंटली, मतलब ये तीनों साथ में नहीं थे,
दे वर सम इंडिपेंडेंट वर्किंग साइंटिस्ट, अलग अलग अपना काम कर रहे थे, बट दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उन्होंने सोचा और देखा कि ऐसा वर्क तो पहले भी पब्लिश हुआ था, देयर वाज एन साइंटिस्ट नेम मेंडल जिसने ऐसा कुछ बताया था। तो तब उन्होंने वो सब चीजें खोल के देखी, क्योंकि 1900 तक हमारे पास माइक्रोस्कोप आ चुके थे, हमारे पास काफी सारी एडवांसमेंट हो चुकी थी जिससे हम और चीजें स्टडी कर पा रहे थे। तो तब उन्होंने वो मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट दोबारा खोल के देखा, उसका रिजल्ट दोबारा खोला। तो उन्होंने पाया that also by this time due to advancement in microscopy that was taking place, scientists were able to carefully observe cell division। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप आ चुके थे, तो वो देख पा रहे थे कि कैसे ये जीन्स अलग अलग हो रहे थे and how was the pairing taking place। This led to the discovery of structures in the nucleus। Due to all this, what happened? हमें ये पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, जो पहले डबल होते हैं, कॉपी होते हैं तो डबल होते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, एंड जस्ट बिफोर सेल डिविजन वो इधर उधर मूव करते हैं। These were called chromosomes, जो कि colored bodies थी, as they were visualized by स्टेनिंग। तो 1900 में ये सब चीजें हमें विजिबल होने लग गई थी, बट मेंडल के टाइम तक ये सब किसी को पता नहीं था। सोचो अगर मेंडल के पास ये एक्सेस होता तो वो कितना अच्छा अपना एक्सपेरिमेंट और बेटर पब्लिश रिजल्ट दे सकता था। By 1902, the chromosome movement during meiosis has also been worked out। तो 1902 तक तो हमें ये भी पता लग गया था कि meiosis में ये chromosomes कैसे मूव कर रहे हैं। Walter Sutton and Theodore Boveri, तो Sutton and Boveri, they were two scientists, noted that behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes। कि chromosomes और genes का behavior एक जैसा चल रहा था। ये किसने देखा? Sutton और Boveri ने। and used chromosome movement to explain Mendel's law। और फिर फाइनली उन्होंने मेंडल के लॉस को और क्रोमोसोम के मूवमेंट को आपस में लिंक किया। किसने? आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट अगेन, सटन एंड बर्फी। प्लीज नोट डाउन कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना इफ यू ओपन योर एनसीईआरटी अलॉन्ग। राइट, सो दिस वाज अबाउट कि क्रोमोसोमल थ्योरी में उन्होंने सबसे पहले क्या क्या चीजें, कैसे उन्होंने मेंडल की जो रिजल्ट जिन ऐसी छोड़ दिया था, जिस पब्लिश्ड काम को लोगों ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था, कैसे सटन ने और बोवरी ने उन्होंने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी से उसको लिंक किया और उसको रिकॉग्निशन दी कि जो मेंडल ने बोला था इतने साल पहले बिना किसी एडवांसमेंट के, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है। दिस वाज जस्ट पार्ट 1। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट डिड दे डू मोर अहेड टू एक्सप्लेन द मेंडल्स रिजल्ट्स। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।